कैसे संभव है? आप चाहते हैं कि 6-7 क्लास का बच्चा 12th की तैयारी कर ले और 12th के बाद वो सीधा IIT की तैयारी कर ले। ये संभव नहीं होता है। DNA भी कोई चीज है दुनिया में, जिसके मदर फादर पढ़ने में होशियार होते हैं उनके बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आप उसको टॉप करवाएं, उसमें प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं। पहले भी IAS IPS और RS ऑफिसर बनते थे। कोई दुनिया में सभी जो बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, वही सिर्फ सक्सेस नहीं है। दुनिया में कोई दुकान खोलता है, कोई मकान बनाता है, कोई मजदूर बनता है, कोई कर्मचारी बनता है, कोई बड़ा आर्टिस्ट बनता है, कोई बड़ा गायकार बनता है, तो उनके अपने भी सपने हैं। हुआ क्या, जितना प्रेशर बिल्डअप करोगे बच्चों में, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, पूरी हाइट नहीं लेता, बच्चा परेशानी में आ जाता है, दबाव में आ जाता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो एकमात्र मकसद है पैसे कमाना। ये तो माफिया के रूप में खड़े हो गए, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो फोन भी बेच रहे हैं, बैग भी बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म भी एक कलर की कर दी, लेकिन वो नॉर्म्स तय नहीं कर रहे कि बिल्डिंगों के ऊपर जाल लगा दें, इस तरह की बिल्डिंगें बनाए जिससे वो कूद नहीं सके। 2 मिनट का गुस्सा आता है बच्चे को, और जिस तरह का गुस्सा आता है, हमारे टाइम पर इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे। आज तो इंस्टीट्यूट को एक पूरा बिजनेस हब बन गया। इसको लेकर चीफ मिनिस्टर और पूरे मंत्री दुखी थे, बहुत परेशान थे। और इसमें ऐसा, मैं खुद जयपुर में भी बहुत बड़े कोचिंग संस्थान है, मैं खुद इनमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे, एक कमेटी बनी है, उनसे राय लेंगे कि आखिर ये सुसाइड कमिट जो कर रहे हैं बच्चे, कैसे रोका जाए। उनको जितना हम समझा सकते हैं उनका मॉरल बूस्टअप करें। और जो माँ बाप, मदर फादर जो बच्चों को भेज रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई हैदराबाद भेज रहा है, कोई बेंगलोर भेज रहा है, कोई कोटा भेज रहा है, कोई जयपुर भेज रहा है, अपने साथ रखिए बच्चों। और इतना मैं कह सकता हूं कि हम इस पे भी जा रहे हैं कि एक उम्र होती है तय, जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है, उम्र की लिमिट है कि 6 साल से कम बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलता। ऊपर हम चेक करेंगे ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई की। जब बच्चे की उम्र ही नहीं उस क्लास में जाने की, आप कैसे भेज रहे हो उसको? आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास? 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता। मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें और लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों को जब सुसाइड करता है, आत्मा रोती है पूरे राजस्थान की, पूरे देश की। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, प्यार चाहते हैं बच्चों को। उस उम्र में आप 6ठी क्लास में बच्चे को क्या जरूरत है? आप, हमारी जो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसी पॉलिसी आ गई थी कि फेल होने का सिस्टम नहीं था। आपने मार्किंग तय कर दी थी, A B C D ग्रेड तय कर दिया था, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था। अब ये सरकार आई, नौकरी तो देती नहीं है केंद्र सरकार, आपने एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी। तो आपने एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, आपने उसको परेशान कर दिया। तो ऐसे में हम राजस्थान में भी हमारे जो बोर्ड हैं 5th के 8th के जो अलग अलग है, उसमें भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आज हम बात नहीं कर पाए उस पर, आगे बात करूंगा। और हम भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, तो कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मैं लोगों से अपील करूंगा। जो भी सुझाव किसी के पास हो कि इन कोचिंगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, बच्चों के सुसाइड कैसे रोके जा सकते हैं, किसी के पास कोई प्लान हो तो प्लीज वो हमें भेजें, हमारी कमेटी को भेजें। मेरा नंबर कमेटी को छोड़िए अभी, तो मेरा नंबर है 9829010010। आप हमें फोन कर लें। हम आपको कमेटी में मिस्टर देथा हैं जो हायर एजुकेशन के हैं, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप हम मुझे फोन कर लें, आप ममता भूपेश जी को फोन कर लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका कोई प्लान है तो हमें लिखकर भेज दें, चीफ मिनिस्टर की साइट पर भेज दें आप, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट पर भेज दें। कई बार आपके प्लान ज्यादा अच्छे हो सकते हैं कि सुसाइड कैसे रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री भी चिंतित है, हर मंत्री भी चिंतित है। आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान हो राजस्थान की जनता के पास, तो आप बताएं। राजस्थान जो प्लान लागू करता है उसको पूरा देश फॉलो कर रहा है। आज नई बात ये सामने आई है कि हमने जो भी किया कोरोना में, चीफ मिनिस्टर भी कह रहे थे, उस सब ने, हमने यहां से SOP निकाली, फिर केंद्र सरकार ने बाद में निकाली, कोई बात नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार का कोई प्लान होता है तो पूरा देश मानता है। राजस्थान का OPS का प्लान अच्छा था कर्मचारियों के लिए, तो हर स्टेट ने मानना शुरू कर दिया। तो आपके पास जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है पब्लिक के पास, आप लोगों के पास, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस प्लान को लागू करेंगे। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2003 का आज अनुमोदन किया गया मंत्रिमंडल में। अब विभागों में कार्यरत पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर मिलेगा 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फरास जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को मिलेगा इससे आर्थिक संबल।
जयपुर में बनेगा जेम बोर्स, 60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जयपुर में राज्य का पहला जेम बोर्स बनेगा। इसके लिए जेम एंड ज्वेलरी बोर्स को सीतापुरा में लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि औद्योगिक आरक्षित दर की 3 गुना दर पर आवंटित की जाएगी। बोर्स बनने से रत्नों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड को अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। श्रीमती अमृता बिश्नोई द्वारा जीव जंतु एवं वन रक्षा में दिए बलिदान को आम जन तक पहुंचाने के लिए निर्णय किया गया। मैं फिर सबको कह रहा हूं कि आप जहां पर भी आपको लगता है कि कोचिंगों की बिल्डिंगों में कोई कमी है, कहीं पे बेवजह बच्चों को परेशान किया जा रहा है, कोई फीस के लिए परेशान कर रहे हैं, कोई ज्यादा तंग कर रहे हैं, आप हमें सूचित कर सकते हैं। सरकार को यदि डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ा तो करेगी, लेकिन बच्चों के सुसाइड को रोकने के लिए कोचिंगों को आगे आना पड़ेगा। एक भी मालिक आगे नहीं आता है और हम इस मामले में बहुत सख्त है। हम नहीं चाहते कोचिंग संस्थान काम करे, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के अनुसार बच्चों की सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करके काम करें। नमस्कार। हमारी सरकार पिछले 4.25 साल से लगातार राजस्थान की जनता के हित में, उनके भले के लिए अपने संकल्पों के साथ में आगे बढ़ रही है। और मैं समझती हूँ लगातार कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की मीटिंग के अंदर विभिन्न राजस्थान को समर्पित निर्णय किए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं जनता के लिए, कहीं न कहीं प्रशासन के लिए, शासन के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे कर्मचारियों के हित के अंदर हमारे निर्णय किए जा रहे हैं। नेत्रहीन विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि आवंटन का एक बहुत बड़ा फैसला आज मंत्रिमंडल की मीटिंग में किया गया। नेत्रहीन विकास संस्थान द्वारा संचालित प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय फलौदी को निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रावास में रहकर शिक्षा प्राप्त करने को मिलेगी सुविधा। यह भूमि निःशुल्क आवंटित राज्य सरकार की द्वारा नेत्रहीन बच्चों के लिए की जाएगी। अब जिला महिला विकास अभिकरणों के 9 परियोजना निदेशकों को नियुक्ति तिथि से नियमित राज्य कर्मचारी माना जाएगा। इन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते व अन्य परिलाभ भी प्राप्त होंगे। नाथद्वारा क्षेत्र में विशाल उद्यान निर्माण एवं अम्यूजमेंट पार्क परियोजना के लिए तत्पम उपवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 6,970 वर्ग मीटर भूमि पार्किंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह भूमि कंपनी को 10% की आवंटित दर पे की जाएगी। आज राजस्थान के अंदर हम लोगों ने हमारे राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट 2030 पे भी मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट में बहुत गंभीर चर्चा की गई। किस तरह से राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मिशन 2030 की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। किस प्रकार से तमाम राजस्थान की जनता को विभिन्न पहलुओं पे विभिन्न लोगों के द्वारा सुझाव लेके किस तरह से राजस्थान को अग्रणी प्रांत बनाने का जो हमारा संकल्प है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों के विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स गंभीरता से सितंबर तक तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागीय मंत्रियों को स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा कर राजस्थान मिशन 2030 के लिए सुझाव देने के लिए निर्देशित किया गया। मंत्रीगणों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा कर सलाह एवं सुझाव लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान मिशन 2030 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव लिए जाएंगे ताकि बेहतर राजस्थान का मार्ग प्रशस्त हो सके और हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को एक सुनहरा राजस्थान, एक विकसित राजस्थान, एक प्रगति के पथ पर चलता हुआ राजस्थान जो हिंदुस्तान के अंदर अपनी अलग पहचान रखे। हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हमारे यूथ अफेयर्स का सिस्टम हो, सभी चीजों के अंदर विजन डॉक्यूमेंट 2030 में एक बहुत उभरता हुआ राजस्थान हम लोग तय करना चाहते हैं। एक ऐसा गंभीर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिससे हमारे प्रदेश को किस दिशा के ऊपर आगे चलना है। साथ ही जो पिछले दिनों विद्युत समस्या राजस्थान के अंदर चल रही थी उस पर भी मंत्रिमंडल के अंदर काफी गंभीरता से चर्चा की गई। इसमें विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य उत्पादन निगम द्वारा 4,400 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी। शेष आपूर्ति अन्य अनुबंधित पावर प्लांट्स द्वारा की जाएगी। इसके बाद राजस्थान भी रही विद्युत कमी की पूर्ति के लिए लघु अवधि निविदा के माध्यम से व्यवस्था कर दी गई है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक की बिजली आपूर्ति के लिए भी व्यवस्था करने पर बहुत गंभीरता से चर्चा की गई। ये मैं समझती हूँ कि
पिछले 5-7 दिन के अंदर बिजली की जो सप्लाई थी, जो बिगड़ रही थी, उसका काफ़ी सुधार हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में भी। और हम और प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के विभिन्न अंचलों में, विभिन्न जिलों में, ग्रामीण इलाकों के अंदर हम विद्युत आपूर्ति है सुनिश्चित कर पाएँ, समय पे दे पाएँ, जिससे महिलाओं को, बच्चों को समस्या ना हो। मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की बैठकों के माध्यम से राजस्थान की तरक्की के लिए जो निर्णय हो रहे हैं, आने वाले समय में ये अपने आप में मील का पत्थर बनेंगे। राजस्थान मिशन 2030 की तरफ बढ़ रहा है, आम आवाम, तमाम जनता के सुझावों के माध्यम से। और हम लोग मैं पुनः कहना चाहूँगी, हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अव्वल हो, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान का अपना औचित्य हो, यहाँ के युवाओं की भूमिका हो, और राजस्थान की प्रगति में राजस्थान के युवाओं का रोल मॉडल किस प्रकार से बन पाए, इसका हम सब लोग मिलकर मंथन कर रहे हैं। धन्यवाद। बताइए। हाँ, आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीसी करके कहा है कि जिस तरीके से, जैसे आपने कल बयान दिया था कि डंडे से उन्हें समझाया कि कैसे नहीं समझाना पड़ेगा, उसके लिए मुख्यमंत्री भी तो जिम्मेदार ठहराया है कि कोटा में जो सुसाइड हो रही है उसके लिए मुख्यमंत्री भी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। ये जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ये जितने भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनसे ये पूछिए कि देश में आपकी सरकार है या नहीं बीजेपी की। नहीं है तो आप बता दीजिए देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। 25 MP यहां से जीत कर गए, 4-5 मिनिस्टर हैं, उनकी केंद्र सरकार ने क्या पॉलिसी लागू की कोचिंगों की मनमानी रोकने के लिए? आपने तो पूरी एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी। आप ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। पहले एजुकेशन पॉलिसी तो बड़ी फ्लेक्सिबल थी, बच्चा डरता ही नहीं था एग्जाम से, बजे से एग्जाम दे रहा था। अब आप उनको नौकरी तो दे नहीं रहे, इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया आपने। तो 10th का एग्जाम टफ कर दिया, 12th का एग्जाम टफ कर दिया, बोर्ड सिस्टम फिर लागू कर दिया आपने। तो जो ऊपर जो पॉलिसी लागू की वो गलत है। आप बार बार, बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, वो खुद की कोई उपलब्धि नहीं बताती, खुद का कोई काम नहीं बताती, खुद की कोई योजना नहीं बताती कि कोचिंग हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन पॉलिसी, उसके लिए बीजेपी का क्या विचार है, बीजेपी उसको कैसे ठीक करेगी, केंद्र सरकार की तरफ से क्या प्लान है। बार बार मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, राजस्थान की सरकार ने ये कर दिया, तो बीजेपी वालों आपने क्या कर दिया? आप सिर्फ पत्थर ही पत्थर फेंकते रहते हो, खुद भी कुछ करके बताओ। दिन भर पत्थर फेंकना, गंदा बोलना, गाली देना, बदतमीजी करना, कांग्रेस के नेताओं के लिए भला बुरा कहना, ये झूठ के जनरेटर है बीजेपी के लोग। झूठ फरेब धोखे की राजनीति करते हैं। जो लोग झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं ना, उनको ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे, उनका इलाज करेंगे। तो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था 200 रुपए सिलेंडर पे कम किए, और कम करेंगे। मैंने आपसे कह दिया था केंद्र सरकार के चुनाव आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप 650 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए कम कर रहे हो, तो आपने जनता की जेब तो पहले ही काट ली। राजस्थान में हमने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, तो जब हम 500 का दे रहे हैं तो आप भी 500 का दो। तो केंद्र सरकार क्या नाटक कर रही है? ऊंट के मुंह में जीरा डाल रही है क्या? आप मुझे बताइए, हम 400 में सिलेंडर देते हैं, 500 में दे रहे हैं, ये सिलेंडर 500 रुपए में भी बेचे केंद्र सरकार, तो भी महंगा है। इस वक्त तो हालात बहुत खराब है महंगाई के कारण। अब आप जब चुनाव आ गए केंद्र के, राज्यों के, तो राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणा की, आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा राहुल गांधी की उपस्थिति में, उसके बाद इनकी जमीन खिसक गई। अब इससे ये बैकफुट पे आ गई है बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी महंगाई के लिए जिम्मेदार है। बैकफुट पे आकर बीजेपी का 200 रुपए सिलेंडर पे कम करना, ये मान रही है बीजेपी की उसने महंगाई बढ़ाई थी, बीजेपी चुनाव हार रही है। इसलिए अब बीजेपी, आप चिंता मत करो, अभी सिलेंडर के कम हुए, अब पेट्रोल डीजल पे भी कम करेगी, जीएसटी भी कम करेगी, अब सब करेगी, क्योंकि बीजेपी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है, और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर वापस वसूल कर लेगी। तो बीजेपी का काम चालू हो गया, चुनाव आ गए, बीजेपी हार रही, इसलिए अब सब कुछ करेगी। देखिए, ये मुझे तो, लेकिन क्या होगा ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। लेकिन यदि ये असेंबली इलेक्शन के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपी कराती है, तो ये बीजेपी के लिए मान लेना अंत की शुरुआत होगी। जमीन खिसक जाएगी बीजेपी की। बीजेपी के साथ वैसा ही होगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साइनिंग इंडिया करके पहले चुनाव कराए थे, हार गए थे। वैसे ही बीजेपी यदि असेंबली के साथ पार्लियामेंट कराएगी तो असेंबली भी हारेगी बीजेपी, और पार्लियामेंट भी हारेगी, और बीजेपी का सफाया हो जाएगा और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। बीजेपी चाहे कि 200 रुपए सिलेंडर पर कम करके चुनाव जीत ले, वो संभव नहीं है। जनता समझदार होगी कि बीजेपी का नाटक अब नहीं चलेगा।
राहत दे दी ना, हम तो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। हमारी राहत कितनी हो रही है, महंगाई राहत शिविर हमने लगा दी, हर चीज में हम तो राहत ही राहत दे रहे हैं। प्रताप जी, कोचिंगों पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के कई कोचिंग है जिसके अंदर सरकारी कर्मचारी धड़ल्ले से पढ़ाते हैं और सरकारी नौकरी नहीं जाके वहाँ कोचिंग करते हैं। क्या सरकार बैन लगाएगी? क्योंकि ये बैन है वैसे भी, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पर सरकार। देखिए, अब ये कोचिंग वालों को भी समझ जाना चाहिए, नॉर्म्स के अनुसार काम करें। इस तरह की कहीं से सूचना आएगी तो जितनी सख्त कार्रवाई हम कर सकते हैं करेंगे। हमारी सख्ती से बच्चों की सिक्योरिटी हो सकती है, बच्चों की जान बच सकती है, तो हमें करनी पड़ेगी। प्रताप जी, कैबिनेट में कोचिंग के ऊपर बात हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी 10 दिन पहले बैठक की थी, 15 दिन में एक रिपोर्ट मांगी थी देथा साहब की अध्यक्षता में बनी कमेटी का, और इंतजार किया जा सकता था क्या? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री भी है, प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक तरफा मैं नहीं कह रहा कि कोचिंग का फेवर करो या एक तरफा मारो, लेकिन बीच का रास्ता क्या होगा कि पेरेंट्स भी समझे, कोचिंग वाले भी समझे? क्या ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि बीच में कोई स्टूडेंट स्किप करना चाहता है, उसकी आधी फीस वापस? एक बात आप समझ लो, कोचिंग को ना तो हम मारना चाहते हैं ना बिखेरना चाहते हैं, ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं। जब बच्चे से आप हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं बच्चों से, तो आप हजारों करोड़ रुपए से आपने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, तो आपने बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या किया? कुछ किया क्या आपने? आपको भी तो बताना पड़ेगा। आप इन्हीं बच्चों से तो पैसे कमा रहे हो। आप सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकते। कौन बंद कर रहा है? हम कोचिंग बंद नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों के जिन बच्चों से आप पैसे कमा रहे हैं उन बच्चों के लिए आपको काउंसलिंग का भी सिस्टम लागू करना पड़ेगा, एंजॉयमेंट के साधन भी करने पड़ेंगे, पिक्चर भी दिखानी पड़ेगी, उनसे दोस्ताना माहौल भी बनाना पड़ेगा। बच्चा प्रेशर में है तो उसके माँ बाप को भी बुलाना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े आपने एम्पायर खड़े कर लिए, उसके साथ साथ बाकी बिजनेस भी खड़े कर लिए, तो आप घर से थोड़ा लेकर आए थे। तो आप खुद भी तो कुछ करके बताइए। तो इसलिए कोचिंग वालों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जहां उनको मदद की जरूरत होती है हम मदद करते ही हैं, लेकिन उनको भी आगे बढ़कर अब सरकार की भी मदद करनी चाहिए, बच्चों की भी मदद करनी चाहिए। रिजल्ट नजर आना चाहिए कि कोचिंग वालों ने कुछ किया है। हमारी कमेटी भी 4 तारीख को जारी देता जी के गाइडेंस में कोटा, और वहाँ जाके कॉमन डिस्कशन चलेगा कोचिंग वालों से भी, आम पब्लिक से भी। मैं समझती हूँ कि दोनों की कन्वर्सेशन से बहुत अच्छा कोई ठोस निर्णय होगा। एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वालों के लिए बड़े फैसले किए हैं, इससे कितनी बड़ी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी? देखिए, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल को लेकर आप जानते हैं पहले से बहुत बड़ी डिमांड थी और उसमें आज सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ये हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, ये आप मान लो राजस्थान में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों के लिए इस बार जितना काम हुआ है, रिफाइनरी भी लगी है तो ओपीएस भी लागू हुआ है, रोडवेज में महिलाओं को आधा किराया भी दिया है, तो बच्चे इंटरव्यू एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो फ्री में भी रोडवेज में बैठ कर जाते हैं। सैनिटरी पैड, जो ममता जी का डिपार्टमेंट, तो सैनिटरी पैड भी महिलाओं के लिए फ्री किया गया है। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म भी फ्री है जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 18 लाख नए बच्चे भी एडमिशन लेते हैं प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर। और मेडिकल में तो आप जानते हैं हमने तूफान मचा दिया, राइट टू हेल्थ लागू हो गया और प्राय 25 लाख तक का इलाज फ्री है। दुर्घटना बीमा योजना अब लागू कर दी, 10 लाख रुपए किसी की डेथ होती है तो मिलता है। पहले 5 लाख हम दे रहे थे, 10,000 लोगों को तो 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, 1 रुपया पहले नहीं मिलता था। तो हमारे यहाँ की योजना तो डायरेक्ट पब्लिक रिलीफ की है, तो उसमें तो हम किसी से पीछे ही नहीं है। इसीलिए बीजेपी सिर्फ और सिर्फ डायलॉगबाजी करती है। बीजेपी हमारे डेवलपमेंट के मॉडल को झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर और हमारे डेवलपमेंट और वेलफेयर के मॉडल को दबाना चाहती है। लेकिन दुनिया जानती है करप्शन तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में बीजेपी वाले हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान में, राजस्थान की सरकार पर, सरकार के इशारे पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने की है। और ये मानकर चलना, सरकार ने करप्शन के खिलाफ जितनी कार्रवाई हमने की आज तक नहीं। और कानून व्यवस्था हमारी एमपी, यूपी और हरियाणा से 100 गुना अच्छी है। हमारी कानून व्यवस्था उनसे तो 100 गुना अच्छी है। इसलिए हमारा काम बोल रहा है, हमारे काम को बीजेपी इधर उधर की बातें करके झूठ बोलकर दबाना चाहती है। लेकिन जनता के समझ में आ रहा है कि यदि जनता की वेलफेयर की जितनी स्कीमें यदि लागू रखनी है तो कांग्रेस को जिताना होगा। इस वक्त माहौल हमारा है। अब ये चाहे 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दे, लेकिन हम तो 500 में दे रहे हैं। तो अब 200 रुपए नहीं, आप 500 रुपए में हर आदमी को सिलेंडर दो, तब बीजेपी का माना जाएगा। आप सब लोगों ने भी देखे होंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो जो झूठे होर्डिंग्स लगा के लोगों को प्रलोभित करके और उनके साथ में जो धोखा हुआ है, तो देश की जनता इसका जवाब समय आने पर निश्चित तौर पर देगी। प्रताप जी, एक सवाल हो रहा है
कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल पे आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है वो अर्जुन राम मेघवाल है। इनको लेके मैं मोदी जी को पत्र भी लिखूंगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के इतने सीनियर लीडर कैलाश मेघवाल जी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे, उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाया और आरोप भी बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर ने लगाया। तो ऐसे में तो उनको जवाब देना चाहिए। उन्होंने तो इतना जबरदस्त चार्ज लगाया है कि इसके बाद बीजेपी को बताना चाहिए। उन्होंने तो पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना बड़ा चार्ज लगाया तो बीजेपी की असलियत तो उन्होंने पोल खोल दी। तो अब बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए कि कैलाश मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए उस पर बीजेपी जवाब दे और बताए क्या बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है क्या? यदि है तो बीजेपी बोले, स्पष्ट करे। बेटा भी जाएंगे ऑफिसर जा रहे हैं। ऑफिसर